नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बेसिक लेवल पर, तो दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें जानने से पहले आपको क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले उस बुक का नाम है, जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस बुक की, जिसका नाम है भारतीय इतिहास। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। इस बुक को दृष्टि आईएएस विजन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी बुक है। तो दोस्तों, आज हम इसी बुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस बुक को दृष्टि आईएएस के बुक से प्रोवाइड कराया गया है, और इसमें कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्यापन प्रश्नों के साथ, ये व्याख्या के साथ में किया गया है। और इस बुक को दृष्टि प्रमुख की कुछ और पुस्तकें हैं, और इसकी प्राइस है करीबन 300 रुपये की करीबन ये बुक आती है। और भारतीय इतिहास इसका 33 संस्करण में मिलता है। तो दोस्तों, इसे अब खोल के देखते हैं, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ये भारतीय इतिहास इसका 33 संस्करण है। उसको आप इसके विषय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसे कौन कौन से अनुक्रम हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें हमारे अतीत आते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे अतीत में कौन कौन सी जैसे क्या, कब और कैसे हुआ, आरंभी मानव की खोज में कैसे क्या प्रारंभ हुआ, उसमें फिर भोजन संग्रहण के उत्पादन तक, फिर होता है आरंभिक नगर तक, क्या बताती है हमारी किताबें और कब्रें, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, और नए प्रश्न के विचार। फिर दोस्तों, इसमें अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युग का त्याग किया था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं अशोक सम्राट एक इतने महान पुरुष थे जिसको आपने सुना और बहुत सारे एपिसोड आपने टीवी शो पे देखा भी होगा। तो दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी बुक में बहुत ऐसी चीज़ें अच्छी दे रखी हैं जिसे आप पढ़कर बहुत ही आपको लगे कि हाँ, मैंने सही बुक परचेस की है। तो दोस्तों, फिर दूसरा देखते हैं इसके अंदर फिर कुशाल गाँव संबंधी कैसे शहर को संबद्ध किया जा सकता है, कुशाल कैसे गाँव को किया जा सकता है। फिर इसके बाद चैप्टर में हमें बताया गया है व्यापारी और राजा और तीर्थ की में, फिर जैसे नए साम्राज्य आए, पुराने राज्य और कैसे गए, इमारतें, चित्र और किताबें जो आप देख सकते हैं, जो अलग अलग चित्र किताबें वगैरह जो जिसमें पुराने मौर्य संप्रदाय से लेकर अशोक एक सम्राट के समय के उस समय अलग अलग तीर्थ, मुगलों के समय अलग अलग जगह अन्य तरह के चित्रकारियाँ और इमारतें जो बताई जाती है, समझाई जाती है, उसी बुक में हमको ये बताई गई है। फिर अब आते हैं इसमें पुरानी एनसीईआरटी को भी इसमें लिया गया है, जिसके अंदर आता है आदम जाति का नगर जीवन का आरंभ, वैदिक युग का जीवन, कब से वैदिक प्रारंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ, भारत का 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में। फिर आता है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसका अंत वगैरह पूरा डिटेल्स इस एनसीईआरटी बुक में हमें मिल जाएगा पढ़ने के लिए। फिर आता है भारत जो आता है जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। फिर इसमें है अपने गुप्त काल भी देखा जा सकता है, जिसमें गुप्त काल भी हुआ करते थे। फिर छोटे छोटे राज्यों का युग, कैसे कैसे छोटे छोटे राज्य या हुए, फिर भारत और उसका संसार। तो दोस्तों, फिर उसके अलग भी इसमें अतिथि पुराने हमारे अतीत के, जिसमें हजारों दौरान परिवर्तन हुए, पड़ताल के बारे में, नए राजा और उनके राज्य के बारे में विस्तार में बताया गया है। फिर आता है दिल्ली के सुल्तान, मुगल के सुल्तान, शासक, इमारतें, नगर, व्यापारी, शिल्प, जनजाति और अलग अलग, जैसे इसमें पुरानी भी मध्यकालीन भारत भी इसके अंदर आता है, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें भारत और संसार दक्षिण राज्य के 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। फिर उत्तर राज्य के राज्य में 1800 ईसा से 1200 ईसा तक। फिर दिल्ली के सुल्तान, फिर जनता का जीवन, मुगलों के यूरोपियन भारत में आगमन, अकबर, वैभव विकास, मुगल साम्राज्य,
फिर इसके अंदर फिर वापस तक हमारे अतीत का भाग 1 और भाग 2 को भी अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। फिर डायरेक्ट आधुनिक भारत होती है, जिसमें आधुनिक भारत की वो बहुत सारा शक्ति चंद्र की बुक पढ़ के, लेकिन उससे पढ़ने से पहले दोस्तों आपको यहाँ NCERT बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिसमें इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बहुत ही तरह उल्लेख किया गया है। अब आधुनिक भारत में हम देख सकते हैं कि भारत का आधुनिक दुनिया कैसी, 18वीं सदी का भारत, ब्रिटिश शासन का विस्तार, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ, उनका प्रभाव 1765 से लेकर 1857 ईस्वी तक, ब्रिटिश शासन के विद्रोह, और उसमें देख सकते हैं सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश की नीतियाँ और प्रशासन, आर्थिक युग में परिवर्तन 1858 से 1947 ईस्वी तक, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के बारे में, भारतीय राष्ट्रवाद का दुर्दर्श, स्वराज के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1939 ईस्वी तक वे स्वतंत्र भारत का था। पुरानी NCERT में भी हमें यही दिखाया गया है कि पुरानी NCERT में जो पुरानी पढ़ी होगी या करी होगी तो उसको भी इसके अंदर मौर्य शासन से लेकर मध्य आप देख सकते हैं, और उसके अंदर भी मध्यकालीन भारत में आप देख सकते हैं। फिर सतीश चंद्र के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत और बाहरी की दुनिया कैसी है। उत्तर भारत में 3 राज्यों का काल 8वीं से 10वीं तक, चोल साम्राज्य जो 9वीं से 12वीं सदी तक जो रहा है, आर्थिक तो सामाजिक जीवन, शिक्षा 1812 ईस्वी तक से संघर्ष का युग लगभग 1812 ईस्वी तक। फिर दिल्ली के सल्तनत में भाग 1 में हम देखते हैं लगभग 1200 ईसा से 1400 ईसा पूर्व तक मामलिक सुल्तान व दिल्ली सल्तनत में भाग 2 में हम देखते हैं लगभग 1200 से 1400 ईस्वी खिलजी और तुगलक के बारे में, जो आपने सुना होगा अक्सर, आपने अगर बुक्स के बारे में थोड़ा पढ़ी होगी तो उसी के हिसाब से फिर हमें इसके अंदर से आधुनिक भारत के विपिन चंद्रा के नाम पे फिर पुरानी NCERT के बारे में बताया जा सकता है। तो दोस्तों अब इसमें वस्तुनिष्ठ हम प्रश्न देख सकते हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें पहला ही प्रश्न हमें ये पूछा जाता है, जिसे बताया गया है कि क्या और कब से। अब क्या और कब में जैसे गेहूँ और जौ के फसलों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें होता है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों की उपज की शुरुआत की गई, इन्हीं फसलों को उपजाने के क्षेत्र में। तो इसमें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर हमें जैसे कि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जैसे इसका आंसर एक तो ए में सर्वप्रथम मनुष्य ने लगभग 8000 पूर्व से किया गया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सम्मिलितन और कित्थर पहाड़ी और क्षेत्रों में हुआ, न कि बिंदी हिंसर में। तो दोस्तों गेहूँ और जो उपजाना प्राचीन का मेरगढ़ था। तो पूरी डिटेल एक इसके अंदर ही छोटे बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, यानी आपको बड़ी बड़ी इसके अंदर अलग से और नहीं मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको आप नोट्स बना सकते हैं, आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों और उसके अंदर हम और आगे देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है दृष्टि IAS की प्रयोजन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। इसमें जितने भी हमने चैप्टर बताए तो दोस्तों तो उसी चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको भी दोस्तों ये बुक परचेस करनी चाहिए। अगर बड़ी बुक्स पढ़ने से पहले आपको NCERT बुक्स पढ़ना चाहिए, और NCERT में दृष्टि IAS की बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स मानी जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने NCERT के भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। अगले में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अब मैं भारतीय भूगोल के बारे में थोड़े भारतीय भूगोल के मैं कौन से आपको NCERT बुक पढ़नी चाहिए या इसमें से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आपको NCERT बुक्स भूगोल के विषय में कुछ अधिक जानकारी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई नई जानकारी एजुकेशन के रूप में आपको मिलती रहे। धन्यवाद।